नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई है अपनी, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा इंटरनेट का इशू था पर अब सब कुछ ओके है। आवाज़ आप तक मेरी ओके आ रही होगी, बिल्कुल सारा मामला है, ठीक है। तो गुरुजी प्लीज़ कम, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर वेटिंग। हाँ बहुत बढ़िया लिखा है आपने और सही भी लिखा है, ठीक है ना पुनिया जी। आपने जो है फ्यू अफ्यू दाफ्यू का प्रयोग यहाँ पे जो करा है बिल्कुल ओके किया। सभी को नमस्कार। और चलिए अब बात करते हैं, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। जो टॉपिक अपने पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं उसी के ही बारे में बात करते हैं हम। सभी साथियों मेरा नमस्कार भाई। जो पर्टिकुलर अपने पैटर्न पढ़ रहे थे, मतलब जो टॉपिक अपना चल रहा था वो चल रहा था डिटरमाइनर्स। इसके अंदर क्या पार्ट अपनों ने पढ़ा था आपने पिछली क्लास में लिखा भी होगा हमें। सर जयपुर में उत्कर्ष क्लासेस में क्या होगा? अरे भाई अब तो सर्वविदित है, सबको पता ही होगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। अब तो न्यूज़ चैनल वगैरह में, इधर उधर अखबार वगैरह में सब में आपको दिख गया होगा। पर अभी इस पे बात करने का समय है ही नहीं अपने पास। अब अपने क्लास में जुड़ चुके हैं, अपना मेन काम जो है वो है सीखना है अब अपने सभी को भाई, ठीक है। सभी को नमस्कार भाई। सर मुझसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ है। विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास होता है ना, मेड ऑफ, बट हैव ए ग्लास ऑफ वाइन। यहाँ पर दा लगा हुआ, फिर भी दा क्यों नहीं लगा सर? ऑफ लगा हुआ है, सॉरी, फिर भी यहाँ दा क्यों नहीं लगा सर? गुरुदीप जी आप एक लाइन शायद भूल रहे हैं। पहली बात, मैंने आपसे जब दैट WH वर्ड ऑफ या प्रोनाउन की बात करी कि किसी भी नाउन के ठीक बाद वो लिखा हो, 100% उस पर भरोसा नहीं करना है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं लिखवाया कि ऑफ दैट WH वर्ड या कोई प्रोनाउन आ जाएगा तो दा लगाना ही है। मैंने लिखवाया आमतौर पर अपने प्रयोग कर सकते हैं, शायद वो नाउन स्पेसिफाइड हो। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पर मेड ऑफ द ग्लास, विंडोज आर मेड ऑफ, यहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगा है? द ग्लास, मेड ऑफ द ग्लास। मेड ऑफ ग्लास भी होता है, मेड के यहाँ पे प्रेपोजिशन का एक रूल बनता है, बट हैव अ ग्लास ऑफ वाइन ये फ्रेज रहता है। जैसे होता है ना, हैव अ कप ऑफ कॉफी, हैव अ नाइस डे, ऐसी जगह पे आर्टिकल कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? ए आर्टिकल प्रयोग में लाया जाता है, कारण इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। मैं फिर आपको सलाह दूंगा, आप ये ऑफ दैट WH वर्ड या कोई प्रोनाउन जो किसी नाउन के ठीक बाद लिखा है तो उसके ऊपर ये अंधा भरोसा नहीं करना। ये लाइन में कम से कम 20वीं बार बोल रहा हूँ, अंधा भरोसा नहीं करना है। ले भाई ऑफ आ गया, ले भाई दैट आ गया, ले भाई कोई WH वर्ड आ गया, ले भाई इस नाउन के बाद कोई प्रोनाउन लिखा गया, अब तो भाई दा लगाना ही है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बताया आपको, लिखवाया भी नहीं है ऐसा आपको। मैंने केवल ये लिखवाया ऑफ दैट WH वर्ड या कोई प्रोनाउन आए नाउन के बाद तो सामान्यतः वो स्पेसिफाइड हो सकता है, बाकी रीडिंग पर निर्भर करेगा। अगर आप केवल ऑफ को, दैट को, WH वर्ड को या किसी नाम वगैरह को भी देखकर आंखें बंद करके कोई भी एक आर्टिकल लगा रहे हो तो गलत होगा ही होगा। वाक्य को समझिए, उस नाउन का उस वाक्य में कैसे प्रयोग किया गया है ये समझिए, यही निर्भर करता है। किसी एक मीनिंग को देखकर तो हमने अगर कोई भी आर्टिकल लगा दिया, चाहे फिर वो ए हो, एन हो, दा हो, तो गलती होने की पूरी गुंजाइश रहेगी, ठीक है नहीं। तो जिन जिन साथियों ने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है ना, उन सभी को मेरा पहले तो वेलकम सभी साथियों को। और दूसरी बात, आप शुरुआत से लेक्चर देखिए मित्र, है ना, कम से कम पहला दूसरा लेक्चर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो तो है ही है जरूरी। और आप किसी भाषा को पढ़ रहे हैं इसलिए कनेक्टिविटी की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। सभी को नमस्कार भाई, ठीक है। तो चलिए अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ भाई, ठीक है ना। तो चलिए डिटरमाइनर्स अपने पढ़ रहे थे। पहले मैं टॉपिक का नाम दोबारा से एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि 1-2 दिन का जो गैप रहा था क्लास में उस वजह से कहीं आप भूल गए हो। और अगर रेगुलर लेक्चर देखे आपने फिर तो क्या ही भूलोगे। डिटरमाइनर्स अपने पढ़ रहे हैं, सिलेबस वगैरह के ऊपर अपने पिछली क्लास के अंदर भी बात कर ली थी कि और कौन कौन से अपने को टॉपिक दिए जा रहे हैं और किन के ऊपर आपको कैसे सीखना है। देख लिया सर, और नोट्स भी बना लिए, वेरी गुड, ठीक है। और ठीक है जी यादव जी, एक कह रहे प्लीज़ 1 घंटे ही पढ़ाना। तो आज तो अपने वैसे ही 10-15 मिनट तो वैसे ही लेट है, 1:45 तक अपनी क्लास होएगी, ठीक है। तो सर मैं बुक लेने गया था रिवीजन करने, कॉन्फिडेंस आ पाएगा? अभी कोई बुक मत लीजिए भाई, है ना। अभी आपको मैं तो कोई बुक की सलाह फिलहाल तो देने वाला हूँ नहीं। हाँ, आप पुराने प्रश्न जो अगर आपको मिल जाए, हर जो टॉपिक आपके सिलेबस में, वो आप कोई भी एक प्रैक्टिस बुक लेकर आ सकते हैं, और वो कोई सी भी लेकर आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं वो कोई भी आप पब्लिकेशन की XYZ कुछ भी ले आइए आप, जिसमें पुराने प्रश्न आपको दे रखे हो, उनके आंसर दे रखे हो विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, पूरे व्याख्या के साथ। आप कोई भी क्वेश्चन सीरीज को लेकर आते हो ना, उसमें ये ध्यान रखिएगा पूरी व्याख्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो डिटरमाइनर्स अपने पढ़ रहे थे, इसमें जो मैंने लिखवा दिया आपको मैं फिर से एक बार सभी साथियों को बता देता हूं। पिछली क्लास में आपने लिखा हुआ है फ्यू, आफ्यू या दाफ्यू।
फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, इनमें से आप तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर रहे हैं, ये बात पक्की चेक कर लीजिएगा कि उसके ठीक बाद जो नाउन लिखा होगा वो एक तो आपका होना चाहिए प्लूरल, वो एक तो क्या होना चाहिए प्लूरल, ऊपर से काउंटेबल भी। दोबारा सुनिए, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू के ठीक बाद आने वाला नाउन काउंटेबल प्लूरल होगा हर हालत में। दूसरी बात, लिटिल, अ लिटिल और दा लिटिल के बारे में हमने बात करी है ना, बिल्कुल वही दोबारा समझा रहा हूं वीरेंद्र जी। लिटिल, अ लिटिल और दा लिटिल के बारे में जो आपने बात करी थी, इसके ठीक बाद आने वाला नाउन, लिटिल, अ लिटिल और दा लिटिल के ठीक बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा। कैसा होगा? अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते हो। और अनकाउंटेबल नाउन के बाद दो तीन बातें हैं जो निश्चित है, फिक्स है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी वर्ब लगानी पड़े, सिंगुलर वर्ब आएगी, एक पॉइंट। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आमतौर पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते, लिख चुके। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आमतौर पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। आमतौर पर अगर कभी एस या ईएस का प्रयोग करा हुआ मिले, वो नाउन जो है वो स्पेसिफाइड हो सकता है, स्पेसिफाइड होते ही उसके साथ कौन सा आर्टिकल लग जाता है? दा लग जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो अब सीधे अपने प्रश्नों पे। आज अपना मेन काम क्या था? फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल से जुड़े हुए प्रश्न अपने को करने हैं, क्योंकि रूल तो लिख दिया, अब उस पर आधारित कुछ वाक्य पढ़ते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ पाए कि समझ में आई ये बात या नहीं आई है। हाँ बिल्कुल, क्लास अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है, अभी तक कुछ लिखा ही नहीं हमने, ठीक है। तो ये फॉर्मेट था। तो चलिए मैं अब आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, आपको उनके उत्तर देने हैं, पीछे प्रश्न का नंबर अटैच करके उत्तर दीजिएगा, जितने भी आप साथी साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत नमस्कार सभी को, ठीक है ना। करे बात, चलिए दोबारा बता रहा हूं, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल प्लूरल होगा, ठीक बाद आने वाला नाउन। लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा। ये बातें निश्चित है। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखता हूं, पहला एग्जांपल लिखता हूं आप सभी के सामने, और आपको ही बताना है किसका क्या आंसर होगा। पिछली क्लास से ठीक कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। पहला प्रश्न है मेरे पास, आई एम सॉरी शी हैड ब्लैंक फ्रेंड्स। आई एम सॉरी शी हैड ब्लैंक फ्रेंड्स। ये पहला प्रश्न है। मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं भाई कि कितने क्या ऑप्शन होंगे। पहले आपको ऑप्शंस बता देता हूं कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है, विकल्प क्या है आप सभी के पास। 6 विकल्प देता हूं आप सभी को। ऑप्शंस है आपके पास, फ्यू, आ फ्यू, फ्यू है, आ फ्यू है, दा फ्यू है, लिटिल है, आ लिटिल है और दा लिटिल है। ये सारे ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है आपके पास सारे के सारे। और इन 6 के 6 पे अपने बातचीत करी हुई है कि किसके बाद क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ठीक है। आई एम सॉरी शी हैड ब्लैंक फ्रेंड्स। और प्रश्न देता हूं आपको मैं, और आप अपने क्वेश्चन नंबर अटैच करके आंसर दे दीजिएगा। दूसरा प्रश्न देता हूं, द प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल लिखना चाहता हूं मैं, आप सभी साथियों से पूछता हूं कि मैं यहां पर प्रिंसिपल लिखना चाहता हूं, और कौन सा प्रिंसिपल? जो स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, मुखिया, उनकी स्पेलिंग क्या लिखनी चाहिए मुझे। स्कूल या कॉलेज में जो प्रिंसिपल साहब होते हैं उन वाली स्पेलिंग लिखना चाहता हूं मैं। प्रिंसिपल की 2 स्पेलिंग होती हैं, यहां मुझे क्या लिखना चाहिए? क्योंकि आपके सिलेबस में उसने वर्ड्स, जो वर्ड्स के एरर बन सकती हैं, मतलब आप यूं मानकर चलिए मिस स्पेल्ड की कोई एरर बन सकती है ना, वो कैसे होंगे भाई? सर प्लीज बताइए ना, आर्टिकल पढ़ेंगे तभी डिटरमिनर आएंगे क्या? नहीं नहीं, आर्टिकल से डिटरमिनर का कोई लेना देना नहीं, लेकिन दोनों ही एडजेक्टिव के ही पार्ट है, विशेषण के ही पार्ट है, ठीक है ना। अभी आर्टिकल को तो आप नो डाउट साइड में रख सकते हो, कोई बड़ी कहानी नहीं है अभी। तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग मुझे PRINCIPAL लिखनी चाहिए या PRINCIPLE लिखनी चाहिए। इन दोनों में से कौन सी सही है? लगभग साथियों ने उत्तर दिए भी हैं भाई, बहुत बढ़िया। फिर भी अब मैं 2 ऑप्शन आपको दिए बैठा हूँ, और अगर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर से पढ़ रहे हो, उसमें ऑटो करेक्शन वाला मामला है तो फिर दिक्कत रहेगी, है ना। हाँ, ये डिटरमाइनर समझ में आ जाएगा विस्मय जी, आप निश्चिंत रहिए ना। लगभग साथियों ने सही स्पेलिंग बताई है भाई। प्रिंसिपल के जो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा ये, जो मैं लिखना चाहता हूँ वो प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है। द प्रिंसिपल वॉज very disappointed. Principal was very disappointed because blank parents
अटेंडेड, हिंदी ट्रांसलेशन जरूर करिएगा, अटेंडेड द पेरेंट टीचर मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ऑप्शन आपके पास तैयार है जी, छह ऑप्शन है सारे के सारे, इन्हीं में से कोई एक आंसर आपका होना है। द कैट एट ब्लैंक फूड दैट वॉज इन माई किचन। ये है जी, बताइएगा मुझे कौन से का क्या आंसर होएगा, क्या बना रहे हो आप। किसका क्या उत्तर बनना चाहिए बता दीजिएगा। चलिए भाई, आंसर आपने दिए हैं, कर लेते हैं बात। आई एम सॉरी शी हैड ब्लैंक फ्रेंड्स, आई एम सॉरी शी हैड ब्लैंक फ्रेंड्स, मेरा आंसर इसमें रहेगा फ्यू। अपना आंसर क्या है जी, फ्यू आंसर है। कारण लगभग साथियों ने सही भी दिया है, कुछ एक ने गलती करी भी है, ए फ्यू पे गए हैं कुछ साथी, पर अपने बातचीत कर लेते हैं। आई एम सॉरी शी हैड फ्यू फ्रेंड्स, पहला काम आपका चेक करने का होता है क्या फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू या लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल, जो भी लगा रहे हो उसके ठीक बाद आने वाला पहले नाउन चेक करिए। मैंने देखा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स काउंटेबल है अनकाउंटेबल, फ्रेंड्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल है जी, दोस्तों को गिन सकते हैं, ठीक है। अगर काउंटेबल है ना तो आपको 6 में से 3 ऑप्शन तो तुरंत प्रभाव से डिलीट कर देने चाहिए। काउंटेबल है तो 6 में से 3 ऑप्शन तो गए, कौन कौन से, लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल, ये तो हो ही नहीं सकते, इन पर तो विचार ही मत करो। लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल को तो हटाइए, बच गए 3, फ्यू या ए फ्यू या दा फ्यू। फ्रेंड्स के ठीक बाद ना दैट है, ना WH वर्ड है, ना कोई प्रोनाउन है, यहाँ ऑफ वाली स्कीम नहीं है, ना दैट है, ना WH वर्ड है, ना कोई प्रोनाउन है। अब बच गया जी आपका दा फ्यू भी गया, तो बच गया आपके पास 2, या तो फ्यू या ए फ्यू, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो फ्यू और ए फ्यू में से क्या लगेगा, अब अपने को देखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे सेंस बोला था, ना कि सेंटेंस लिखवाया, वो भी मैंने क्या है, पॉजिटिव सेंस हो तो ए फ्यू, नेगेटिव सेंस हो तो फ्यू। अब देखिए, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, शी हैड ब्लैंक फ्रेंड्स, कि उसके कम मित्र है। अब यहां कौन सी थ्योरी काम नहीं आई कि यार कम का मतलब सर 2 तो होंगे, 3 तो होंगे, 4 तो होंगे, थोड़े बहुत तो होंगे, वो लॉजिक अपने काम ही नहीं कर रहा। सीधा सा ही उत्तर पता कर सकते हैं, आई एम सॉरी शी हैड ब्लैंक फ्रेंड्स, मुझे खेद है, दुख की बात है जी। अगर दुख की बात है तो सेंस कैसा रहेगा, नेगेटिव सेंस है, और अगर दुख की बात है, नेगेटिव सेंस है, तो फ्यू और एफ में से क्या लगता है, फ्यू लगता है, और मैंने अपना वही उत्तर माना। ऐसे सेंस पता किया जाएगा। तो आई बात समझ में। कुछ साथी हैं जिन्होंने, नाम तो नहीं है, इन्होंने अपने सीधा ऐसे दा लिटिल, दा लिटिल, दा फ्यू ये अपने आंसर दिए हैं। गड़बड़ी है दोस्त, है ना। सर मेरे पास ग्रामर कंपोजिशन की बुक है, उसमें सर 4th ग्रेड के सिलेबस में वोकेबलरी नहीं है ना। वोकेबलरी साफ तौर पे तो नहीं लिखा मित्र उसने, लेकिन उसने वर्ड्स स्पेल्ट वाला पार्ट दिया है आपको। तो वर्ड स्पेल्ट का मतलब स्पेलिंग छापेगा और आपसे पूछेगा सही गलत बता दो कौन सी इसमें से है, ठीक है ना। सर अर्थ तो बताइए इनका, यादव जी। पहला काम तो अर्थ पता करना आपका रहेगा कोई भी वाक्य सामने, पर बाकी निश्चिंत रहिए, मैं सबका ट्रांसलेशन तो करूंगा ही, अनुवाद करूंगा ही। और चूंकि आपके सिलेबस के अंदर अनुवाद दे ही रखा है उसने ट्रांसलेशन, तो वो तो आपका वैसे भी मजबूत होना ही चाहिए, तो उसका काम तो मैं करके ही दूंगा। लेकिन अगर मैं पहले हिंदी अर्थ बता दूंगा तो फिर आप सीखोगे कैसे। पहले तो आपको प्रयास करना चाहिए ना, बिना अर्थ तो आपको ही बनाना है। तो अब क्यों लगा यहाँ पे फ्यू, नेगेटिव सेंस था, नेगेटिव सेंस था तो हमने किसका प्रयोग करा, फ्यू का। तो आई एम सॉरी, मुझे खेद है, शी हैड ब्लैंक फ्रेंड्स, उसके कम मित्र हैं। अब कम कितने, कोई कहते हैं सर थोड़े कम है तब तो ये लगता है, ज्यादा कम है तो ये लगता है, ऐसे उत्तर नहीं बनते। हमें क्या पता कितने कम है, सेंटेंस में अगला लिख के दे रहा है और इसने जैसे लिखा आई एम सॉरी, इससे हमें भाव का पता चला कि नेगेटिव सेंस है।
एक तो ये फॉर्मेशन। एक साथी ने पूछा है कि सर हेड का मीनिंग क्या है। उम्मीद तो मैं आपसे करता हूं कि आप मुझे बताते हैं कि हेड का मीनिंग क्या है। कारण बताऊं इसका, सिखा चुका हूं, बता चुका हूं, पर चलिए कोई बात नहीं। आई एम सॉरी शी हैड ब्लैंक फ्रेंड्स। अगर बाई चांस मैं आप सभी साथियों से पूछता कि हेड वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, अगर मेरा ये प्रश्न रहता आपसे कि हेड वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो आपका उत्तर क्या होता? सोचिए, विचार करिए आप, आपका आंसर क्या होता? हेड के बारे में, हेड को अंडरलाइन करके अगर मैं पूछ लेता कि हेड क्या है, यहां पर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, इन दोनों में से क्या बता दो? शाबाश भाई। एक साथी ने लिखा हेल्पिंग वर्ब है, एक साथी लिख रहे हैं वर्ब है, दोनों ने अलग अलग उत्तर दिए हैं। चलिए बात करता हूं। आई एम सॉरी शी हैड ब्लैंक फ्रेंड्स। हेड अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो आपको याद है हमने पहली दूसरी क्लास में ये बात सीख ली थी कि अगर कभी किसी सेंटेंस में हेड हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्की आएगी। हेड यहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ना। है कहीं थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब हेड किसका काम कर रहा है? वर्ब। और पता है आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। आपको याद हो तो आपने हैव, हैड, हैड, हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म के तौर पर लिखा हुआ है। बिल्कुल भी आपने सही लिखा है, हैव, हैड, हैड। तो ये हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। थर्ड की भी स्पेलिंग हेड ही रहती है और यही रहती है, लेकिन वो थर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये थर्ड होता तो इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता। इसका मतलब हेड खुद क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आई एम सॉरी, एम भी यहां पर किसका काम कर रहा है? वर्ब का ही काम कर रहा है, बी की वर्ब है। एम भी यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, कुछ साथियों ने हेल्पिंग वर्ब लिखा है इस पूरे सेंटेंस में। आई एम सॉरी शी हैड फ्यू फ्रेंड्स, इस पूरे सेंटेंस में कहीं कोई साइफरिया का जिक्र ही नहीं है ही नहीं है हेल्पिंग वर्ब। और शायद जो साथी हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं अपना उत्तर, पूरी गुंजाइश है, या तो पहला दूसरा लेक्चर उन्होंने ढंग से देखा नहीं, और या फिर उनके बात सही समझ में आई नहीं। कुछ न कुछ तो एक वजह रही होगी, या देखा ही नहीं हो, क्या पता। तो चलिए, आई एम सॉरी शी हैड फ्यू फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं, साथियों ने सही जवाब दिया भी है दूसरे का, बहुत सारे साथियों ने। द प्रिंसिपल वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ब्लैंक पेरेंट्स अटेंडेड द पेरेंट्स टीचर मीटिंग। प्रिंसिपल जो था वो बहुत निराश था क्योंकि उसने जो है, अब माता पिता ने पेरेंट टीचर मीटिंग होता है ना स्कूल में, पीटीएम बोलते हैं जिसको, ये अटेंड करी। अब हमें क्या पता भाई कम ने करी ज्यादा ने करी। अब पहला काम अपना ये है कि इन 6 में से 3 ऑप्शन तक तो आए। 6 ऑप्शन दे रखे थे, लिखा हुआ पेरेंट्स, ये नाउन है आपका, संज्ञा है। पेरेंट्स काउंटेबल है अनकाउंटेबल? पेरेंट्स काउंटेबल है, तो 3 ऑप्शन डिलीट हो गए, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके उत्तर आएंगे। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल गए तीनों। ठीक है जी, 3 बच गए, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इन्हीं में से कोई एक उत्तर होगा। पेरेंट्स के ठीक बाद ना कोई दैट, ना कोई WH वर्ड, ना कोई प्रोनाउन, एक ऑप्शन और डिलीट होता है जी। कौन सा? द फ्यू वाला। बच गए 2, या तो फ्यू आएगा या ए फ्यू आएगा। प्रिंसिपल साहब बहुत निराश थे, डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश। प्रिंसिपल साहब बहुत निराश थे, प्रिंसिपल साहब बहुत निराश थे क्योंकि माता पिता ने अटेंड किया पेरेंट टीचर मीटिंग। अब जब सेंटेंस में निराशा का भाव है तो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? नेगेटिव हुआ ना। तो नेगेटिव सेंस में फ्यू और अ फ्यू में से क्या लगाते हैं? फ्यू का प्रयोग करते हैं। ये लीजिए जी, ये आपका इसका आंसर था। ठीक है ना सर, मेरा मतलब फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू का हिंदी अर्थ का अर्थ यादव जी, उसी से ही अर्थ पता चल जाएगा। आप देखो, अब मैं बताता हूं अर्थ आपको क्या होगा। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मैंने हिंदी अर्थ पता क्यों नहीं लिखा था आपको? अगर पिछली क्लास याद हो तो मैंने आपको शायद लास्ट में से जाते हुए बोला भी था। मैंने कहा यहाँ पे मैं इनका थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा वो हिंदी अर्थ नहीं लिखूंगा, कारण पेपर में छपकर किससे आएगा? अंग्रेजी में। देख लो, ऐसे ही आएंगे छपके, तो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको बताना किस में पड़ेगा? इंग्लिश में उत्तर देना है, इंग्लिश में ही ऑप्शन होंगे, हिंदी अर्थ का कहीं प्रयोग नहीं किया गया होगा। तो हमें अब कम है कि ज्यादा है, ये वाक्य को पढ़कर ही अगर हम अंदाजा लगाएंगे ना तो ही बेहतर उत्तर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है जी, मान लीजिए मैं आपको फ्यू का अर्थ लिखवा देता बहुत कम, ए फ्यू का अर्थ लिखवा देता थोड़ा बहुत, तो क्या उससे भी आप पता लगा पाते? नहीं लगा पाते कि भी थोड़े बहुत है या बिल्कुल ही नहीं है। हमें क्या पता चलेगा कि कितने माता पिता ने जो है पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करी? किससे पता चलेगा? पढ़कर, केवल ये पढ़कर। इसमें जैसे ही आपको दिखा कि यार निराशा मीनिंग लिखा हुआ है, निराश था प्रिंसिपल साहब, तो फिर तो नेगेटिव सेंस हुआ। नेगेटिव सेंस में प्रयोग किसको लाइए? फ्यू का। ऐसे बैठ जाएगा बेटा, ठीक है ना सर? आगे सर दा लगा था इसीलिए मेरा गलत हो गया। कहां आगे? द WH वर्ड दैट बोल रहा हूं मैं तो, है ना, और वो इसके ठीक बाद ही देखना होता है। ठीक है ना, जो नाउन के है ना अर्थ ही नहीं आता, कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत अनुवाद करिए बस आप, इतने से बेड़ा पार हो जाएगा। मीनिंग काफी हद तक इसके अंदर आपकी मदद करने वाले हैं। मीनिंग नहीं अगर पार पड़ेगा तो गड़बड़ हो सकती है। एक और देखिए, द कैट एट, एट जो है यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म है। बिल्ली ने खा लिया भाई ब्लैंक फूड, फूड को अंग्रेजी में हिंदी में भोजन कहते हैं, दैट वॉज इन माई किचन, जो मेरे किचन में था।
ये वाक्य हुआ आपका। अब हमें क्या पता कि थोड़ा खा लिया, ज्यादा खा लिया, थोड़ा बहुत तो खाया है, बहुत ज्यादा खाया है। मान लो मैं आपको इसका सबका छऊ के छऊ का हिंदी अर्थ भी बता देता हूं, तब भी आप पता नहीं लगा पाएंगे कि बिल्ली ने कितना भोजन किया, क्योंकि उस बिल्ली की फोटो थोड़ी दिखा रखी होगी वहां पे, ना ब्रैकेट में हिंदी में लिख कर दे रखा होगा। ये तो हमें वाक्य के माध्यम से ही पता लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर तक प्रयास करिए। सर नाउन तो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल साहब तो कहां गया वो, ये प्रिंसिपल साहब तो इधर नाउन है मेरे मित्र, उसके बाद पेरेंट्स भी तो नाउन है ना, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखो, आपने जो लिखा है यादव जी, नाउन तो प्रिंसिपल है ना, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं, आप सही कह रहे हो, नाउन प्रिंसिपल है जी। लेकिन क्या पेरेंट्स नाउन नहीं होते? ये भी तो सॉरी ये भी तो नाउन है ना। आपको जो फ्यू आफ्यू दाफ्यू लिटिल लिटिल दा लिटिल का प्रयोग करना है, किसके साथ करना होता है? नाउन के साथ। कोई कहते सर यहाँ क्यों नहीं लगाया? अरे यहाँ इसको जरूरत ही नहीं थी। फ्यू आफ्यू दाफ्यू लिटिल लिटिल का प्रयोग भी, अर्थ भी तो बढ़ना चाहिए ना, जरूरत भी तो होनी चाहिए ना, यहाँ जरूरत ही नहीं थी। जरूरत नहीं थी तो मैंने यहाँ तो द आर्टिकल लगा रहा था, कारण क्योंकि स्पेसिफाइड क्या होता, स्पेसिफाइड था, द आर्टिकल चल रहा था, है ना। ये ऐसी गलती तो नहीं हो तो ज्यादा बेहतर आपसे। तो द कैट एट ब्लैंक फूड दैट वाज इन माय किचन, बिल्ली ने भोजन कर लिया जो मेरे किचन में था। अब सोचो आप, मैं आपको हिंदी अर्थ बता देता हूं। इनका फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ए फ्यू का थोड़ा बहुत, दा फ्यू का उतना पर्याप्त। सेम ऐसे हिंदी अर्थ लिटिल लिटिल दा लिटिल के होते हैं। अब बता दो क्या लगेगा आपको, इस बताओ मुझे, कितना भोजन कर लिया उसने? कम किया, बहुत सारा किया, उतना जितना, ऐसा कुछ किया? कोई नहीं पता चलेगा, मैं बताता हूं आपको कैसे पता चलेगा। द कैट एट ब्लैंक फूड दैट वॉज इन माई किचन, फूड लिखा हुआ है, फूड के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है? दैट। और मैंने आपको क्या कहा, किसी भी नाउन के ठीक बाद दैट या WH वर्ड या कोई प्रोनाउन आ जाए तो संभावना बनती है, 100% तो यहाँ पे भी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन संभावना बनती है कि वो नाउन क्या हो? स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड होता है तो या तो लगता है दा फ्यू या लगेगा दा लिटिल, दोनों में से एक उत्तर होगा। अब बात आती है कि फूड क्या है। फूड नाउन था आपका, लेकिन कैसा नाउन है? फूड है जी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को आप गिन नहीं सकते, भोजन को गिन थोड़ी सकते हो आप, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लग जाना है? अनकाउंटेबल के साथ फ्यू आफ्यू दाफ्यू का तो मतलब ही नहीं है। लिटिल लिटिल दा लिटिल, इन तीनों में से कोई एक उत्तर होता। फूड के ठीक बाद दैट लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड हुआ, उत्तर क्या लग गया जी? द लिटिल। द कैट एट द लिटिल फूड दैट वॉज इन माई किचन, बिल्ली ने वो सारा भोजन कर लिया, दैट वॉज इन माई किचन, जो मेरे किचन में था। इनका जो अर्थ आप सोच रहे हो, इनके अर्थ ही पेपर में आपसे पूछने वाला है। अर्थ तो हम बनाएंगे, उसने आपसे अर्थ ही पूछा होगा पेपर के अंदर। अब जैसे आपने द लिटिल किया, इसका मतलब उतना जितना था सारा ही कर गई वो। फूड अनकाउंटेबल नाउन है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। लगभग साथियों ने सही उत्तर दिए थे, कुछ ने गलती करी थी, लेकिन कोशिश करिए, प्रयास करिए, समझ में आ जाएगी बात। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ता हूं। ये 3 आपने लिखे होंगे। एक और प्रश्न देखिए आप, मैं कुछ प्रश्नों की सीरीज ही देता हूं आपको, आप अपनी तरफ से उनके आंसर बनाने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैंक मैन हू न्यू द ट्रुथ वर साइलेंट। एक प्रश्न है, द आर्मी डिसाइडेड टू एडवांस बिकॉज army decided to because blank soldiers left there was nothing to worry as we had blank grain left in our stock. एक सेंटेंस है,
नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। चलिए जी, इस बार आप सभी स्वयं प्रयास करेंगे। मैं हिंदी अर्थ शुरू में एक का भी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि अगर हिंदी अर्थ बोल दूंगा तो आपको पता ही चल जाएगा। पेपर में मैं बोलने के लिए बराबर थोड़ी खड़ा हूँ आपको थोड़ा अनुवाद पे मेहनत करनी चाहिए। हाँ, इतनी मदद कर सकता हूँ। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, इतना काम आपका मैं करके दे सकता हूँ। बाकी ये भी शुरू में मुझे नहीं बताना चाहिए आपको स्वयं को प्रयास करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। इन प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे तो आपको हिंदी अर्थ थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, पर फिर भी कोई बात नहीं। बताइएगा क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं, है ना, मतलब नोट मैनी। आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा। दा फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं, पर जो है वो सभी। नोट मैनी बट ऑल। दिए है जी आपने आंसर, उम्मीद करता हूँ लिख भी लिया होगा। चलिए मैं अपनी तरफ से अपने आंसर दे देता हूँ, फिर करते हैं बातचीत किसका क्या आंसर आप बना रहे हो नहीं बना रहे हो। हाँ जी, चलिए करते हैं क्या आंसर बन रहा है आपका क्या नहीं बन रहा है। ब्लैंक मैन हु न्यू द ट्रूथ वर साइलेंट। उत्तर दिए भी आपने। मैन जो लिखा हुआ है, मैन के बाद क्या लिखा हुआ है, WH वर्ड। मैन काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मैन जो है वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल? सामान्य सी बात है। मैन का जो प्रयोग यहां पर करा गया है वो कैसे फॉर्मेट के अंदर है, काउंटेबल होते हैं मैन। ठीक है, मैन के बाद WH वर्ड आ गया, क्या उत्तर हो जाना है, द फ्यू। क्या उत्तर हो जाना है, द फ्यू। द फ्यू मैन हु न्यू द ट्रूथ। कुछ लोग जो कि सच को जानते थे वर साइलेंट, वो चुप थे। अब एक चीज और सीख लीजिए भी आप इसमें ना, सर ग्रामर कंपोजिशन की बुक है ना, उसमें से पढ़ लेंगे आप, उसमें हिंदी अनुवाद भी है, पढ़ लो। जहां से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एक से ज़्यादा कोई 5-7 किताबें लेकर मत बैठ जाना है ना, क्योंकि सिलेबस और भी है। तो ब्लैंक मैन हु न्यू द ट्रुथ। मैन जैसे ही आपने देखा कि यार भाई ये तो काउंटेबल है, और ये भी चेक करिएगा, चाहे फ्यू आ फ्यू दा फ्यू कुछ भी लगा रहे हो, उसके ठीक बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। ये जो मैन यहाँ पर लिखा हुआ है ये बहुवचन है, मतलब प्लूरल है, एक वचन नहीं है। कल को आपको एक वचन बनाकर दे दे तो गलती होगी, एरर होगा वो, क्योंकि MAN हो ही नहीं सकता। क्यों फ्यू आ फ्यू दा फ्यू किसी का भी प्रयोग करिए, उसके बाद आने वाला नाउन तो क्या होगा, प्लूरल ही होगा, बहुवचन ही होगा। तो MEN, तो द फ्यू मैन हु न्यू द ट्रुथ, जो कि अच्छा ये भी मैंने आपको सिखाया कि ट्रुथ के साथ आमतौर पर कौन सा आर्टिकल लगता है, दा लगता है, लगा हुआ है। तो द फ्यू मैन हु न्यू द ट्रुथ, वो कुछ लोग जो कि सच जानते थे, वर साइलेंट, वो शांत थे। अब बात आती है कल को ये जगह पे, इस जगह पर आपको 2 ऑप्शन दे दे पेपर में, शातिर आदमी है, वोज और वर, कि बता दोस्त क्या लगेगा, वोज लगेगा या वर लगेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी अर्थ बनाने का प्रयास भी नहीं करेंगे ना, जो वो क्या करेंगे, ले भाई ट्रुथ सत्य एक वचन होता है, सत्य के चक्कर में वो वोज लगा बैठेंगे, क्योंकि एक वचन के साथ वोज लगता है, बहुवचन के साथ वर। वो देखेंगे ले भाई वोज लगेगा ना, ये जो वोज या वर जो भी आप वहां पर लिखने वाले हो किसके हिसाब से लिखोगे,
कर्ता के हिसाब से। तो हिंदी ट्रांसलेशन करो, वे लोग जो कि सच को जानते थे चुप थे। तो चुप कौन थे? सच चुप था या वे लोग चुप थे? लोग एक वचन है, बहुवचन? बहुवचन है, तो ये बार लग गया भाई। सर MEN और MN कब आता है? सर आता कभी नहीं है। MEN बहुवचन होता है और MAN एक वचन होता है। जैसे आप किसी एक व्यक्ति के लिए कहते हो ना, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन, तो एक आदमी के बारे में बात हो रही है, तो मैन की स्पेलिंग MAN करना, और अगर बहुवचन होगा तो MEN। मैन का बहुवचन MANS नहीं होता, मतलब मैंस नहीं होता, MEN ही होता है। द आर्मी डिसाइडेड टू एडवांस, आर्मी ने आगे बढ़ने का निश्चय किया, बिकॉज ब्लैंक सोल्जर्स लेफ्ट, कुछ सैनिक बचे। अब कुछ बचे, बहुत कुछ बचे, ज्यादा बचे, हमें नहीं पता। हमने तो वाक्य के हिसाब से पता लगाना पड़ेगा, ये हमारा काम है, हमें पता लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं पता। द आर्मी डिसाइडेड टू एडवांस, आर्मी ने आगे बढ़ने का सोचा है जी, बिकॉज ब्लैंक सोल्जर्स लेफ्ट। ठीक है, पहला काम अपना ये होता है, सोल्जर्स देखो आप, काउंटेबल है अनकाउंटेबल, तो आप ही सोच लो सोल्जर जो है वो एक वचन, वो सॉरी काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते? काउंटेबल है अनकाउंटेबल? सोल्जर्स होता है जी काउंटेबल, गिन सकते हैं हम। सर आर्टिकल्स का ही भाग है क्या डिटरमिनेशन? आर्टिकल्स का भाग नहीं होता है ना, दोनों एडजेक्टिव के भाग होते हैं। दोनों कौन? आर्टिकल्स भी और डिटरमाइनर्स भी। टॉपिक दोनों ही अलग अलग हैं, बस आर्टिकल जो है वो ए और एन दा और इन पे बात करता है, या फिर जीरो आर्टिकल, और जो डिटरमाइनर्स होते हैं ना, निर्धारक होते हैं, ये संख्या या मात्रा बताने का काम करते हैं। तो यहाँ इनका मामला चल रहा है। आर्टिकल का पार्ट नहीं, एक साथ पढ़ाए जाते हैं, आर्टिकल्स डिटरमिनर दोनों अलग अलग टाइम पे पढ़ाए जाते हैं। तो काउंटेबल था, सोल्जर्स लेफ्ट, सैनिक बचे, सोल्जर्स काउंटेबल हुआ, तो 6 में से 3 ऑप्शन डिलीट हो चुके हैं। कौन कौन से? लिटिल और लिटिल, दा लिटिल, इनका सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो होगा फ्यू या ए फ्यू या दा फ्यू। सोल्जर्स के ठीक बाद ना दैट है, ना WH वर्ड है, ना कोई प्रोनाउन है, एक ऑप्शन और कम हो गया, कौन सा? दा फ्यू वाला, बच गए 2, या तो होगा फ्यू या होगा ए फ्यू। आर्मी आगे बढ़ रही है भाई, आर्मी अगर आगे बढ़ रही है तो सकारात्मक भाव हुआ, और सकारात्मक भाव हुआ तो क्या लगाएंगे? सकारात्मक भाव के लिए किसका प्रयोग करना है? ऑब्वियस सी बात है, ए फ्यू का, वही मैंने यहाँ पे प्रयोग कर देना, बिकॉज अ फ्यू सोल्जर्स लेफ्ट। ये आंसर है जी। देयर वॉज नथिंग टू वरी एज वी हैड ब्लैंक ग्रेन लेफ्ट इन आवर स्टॉक। सबसे पहले तो मैं आपको ग्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूं, अनुवाद कर देता हूं, सॉरी, अनाज को बोलते हैं जी। तो अब आप सोच लो एक बार, अनाज काउंटेबल है अनकाउंटेबल? कुछ साथियों ने गलत उत्तर दिया भाई, है ना। तो ग्रेन जो है अनाज, वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है जी, अनकाउंटेबल है ग्रेन। अनाज को हम गिन नहीं सकते। कोई कहते गिन तो देते हैं, वो गिनते नहीं हो, मापते हो, तोलते हो, ठीक है। तो द आर्मी डिसाइडेड टू एडवांस, पांचवें का जो हिंदी अर्थ पूछे, अब तो हिंदी अर्थ आप खुद ही बना सकते थे क्योंकि हमने एफ्यू का प्रयोग कर दिया ना। तो द आर्मी डिसाइडेड टू एडवांस, आर्मी ने आगे बढ़ने का निश्चय किया, क्योंकि अ फ्यू सोल्जर्स है, कुछ सैनिक बचे हैं, कुछ सैनिक बचे। देखो आर्मी आगे बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ सैनिक बचे हैं। सैनिक बचे नहीं तो आर्मी आगे कहां बढ़ेगी? आर्मी को तो पीछे लौटना पड़ जाएगा, ये अर्थ बन गया। तो द आर्मी डिसाइडेड टू एडवांस, आर्मी ने आगे बढ़ने का सोचा क्योंकि कुछ सैनिक बचे, कुछ थोड़े बहुत बचे हैं भाई उनके पास। देयर वॉज नथिंग टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, एज वी हैड ब्लैंक ग्रेन लेफ्ट इन आवर स्टॉक। अब अनाज है जी अनकाउंटेबल, अर्थ क्या बचेगा, क्या बनेगा? अनाज हुआ अनकाउंटेबल, तो एक बात तो पक्की है, फ्यू आफ्यू दाफ्यू में से तो कोई भी उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि अनाज जो है वो अनकाउंटेबल है। बच गया फ्यू, सॉरी लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल, इन तीनों में से कोई एक हो गया। तो ग्रेन के बाद ना दैट, ना WH वर्ड, ना कोई प्रोनाउन नहीं है ना, तो एक ऑप्शन और कम हो गया, कौन सा? दा लिटिल वाला। बच गए 2 ऑप्शन, या तो आएगा लिटिल या आएगा आ लिटिल, ठीक है। अब हमें तय करना पड़ेगा कि यह नकारात्मक भाव है या सकारात्मक भाव है। जिन साथियों ने यहाँ पे उत्तर अपने अपने दिए हैं, कुछ साथियों ने ये देखा केवल और केवल नथिंग, एक मीनिंग देखा हो नथिंग, ले भाई ना भाव, ना का भाव है, नकारात्मक भाव है। एक दोस्त होगा जिसने WORRY वरी मीनिंग देखा होगा, उन देखा होगा कि यार ये ले भाई, वरी का मतलब चिंता होता है, नकारात्मक भाव है। आप दोनों गलत जा रहे हो भाई, अर्थ तो बनाओ। देयर वॉज नथिंग टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं डोंट वरी, तो चिंता करने की जरूरत है कि नहीं करने की? डोंट वरी का मतलब चिंता मत करिए, तो पॉजिटिव सेंस हुआ, चिंता की कोई बात नहीं है। एज, क्योंकि, इस एज का यहां पे हिंदी मीनिंग क्या बनता है? क्योंकि वी हैड ब्लैंक ग्रेन लेफ्ट इन आवर स्टॉक, हमारे पास कुछ अनाज तो बचा ही है। अब ये कुछ का मुझे कैसे पता चला? क्योंकि चिंता की बात नहीं है। चिंता की जब बात नहीं है और पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या लगा दूंगा मैं? ए फ्यू का प्रयोग, सॉरी आ लिटिल का प्रयोग करूंगा। ये मेरा आंसर है, ये उत्तर था। लिटिल है, लिटिल नहीं आ लिटिल, है ना संगीता जी। नथिंग मीनिंग को और वरी मीनिंग को केवल देखना नहीं है, उनका अनुवाद करिए। तो मान लीजिए देख लिखा हुआ देयर वाज नथिंग टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है,
तो जब चिंता की कोई बात नहीं है तो सकारात्मक भाव हुआ कि नकारात्मक? सकारात्मक भाव हुआ। तो फिर क्या लगा दिया हमने? आ लिटिल का प्रयोग कर लिया। फिर है ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये फ्रेज है जी, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आपको देख रहे हो ना, ये एक फ्रेज है। जैसे होता है ना कोटेशन होता है, कोई अनुवाद, ठीक है ना, कोई एक तरीके से कोई कोटेशन हो गई या किसी की परिभाषा हो गई, कोई फ्रेज हो गई, कोई लोकोक्ति हो गई, कोई मुहावरे होते हैं, इनके अंदर अ लिटिल ही बोला मैंने। अरे कुछ साथी लिटिल अ लिटिल सब पे अलग अलग चल रहे हैं ना, तो जिन्होंने अ लिटिल बोला वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात क्या, कुछ साथी हैं जो केवल लिटिल अ लिटिल दा लिटिल या फ्यू आ फ्यू दा फ्यू इतना लिख कर छोड़ दे रहे हैं। मित्र मुझे कैसे पता चलेगा कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? आपको मैंने पीछे क्वेश्चन का नंबर अटैच किया ना, इसे आप भी छोटा सा कष्ट कर दीजिए, क्वेश्चन का नंबर अटैच कर दोगे, थोड़ी मदद मिल जाएगी मुझे कि सही प्रश्न पे बात जारी है कि नहीं जारी। तो नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। बहुत सारे मित्र होंगे जिन्होंने डेंजरस को देखा होगा कि ले भाई नकारात्मक भाव है, लेकिन देखो पहले तो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। इसका उत्तर है जी अ लिटिल। इसका उत्तर क्या है? अ लिटिल है। दूसरी कहानी, पहली बात तो ये, मैं बात यहीं खत्म कर सकता हूं, ये वाली, ये फ्रेज है। फ्रेज का मतलब जैसे लोकोक्तियां होती है, मुहावरे होते हैं, कहावत होती है, इनके अंदर आप और मैं अपनी तरफ से जोड़ घटाव नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपकी बात? अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आपने अधजल गगरी छलकत जाए सुना होगा हिंदी के अंदर। आज तक वो अधजल जो है वो पूर्ण जल क्यों नहीं हुआ? आज तक अधजल जल ही क्यों बचा हुआ है? आज तक अधजल की जगह, जल की जगह पर कोई और मीनिंग क्यों नहीं आया? छलकत की जगह पर कोई दूसरा मीनिंग क्यों नहीं आया? कारण क्या है? फ्रेज, लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें, इनमें आप और हम अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं कर सकते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये लाइन आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति थी, ये लाइन होगी क्या? नहीं है। आज तक इसमें क्या चल रहा है का ही भाव चल रहा है। तो इस आधार पर यह भी एक फ्रेज है जी, और फ्रेजेस में बदलाव नहीं करने पड़ते। लेकिन फिर भी अगर फ्रेज आपके दो यार, अभी हमें कैसे पता चलेगा कौन सी फ्रेज है? नहीं पता है। स्वाभाविक सी बात है, दुनिया भर की फ्रेज सारी आप और मैं पढ़कर थोड़ी बैठे हैं, सारी सुन थोड़ी रखी हमने, लेकिन थोड़ा बहुत तो नजदीक जा ही सकते थे। नॉलेज लिखा हुआ है, नॉलेज काउंटेबल है अनकाउंटेबल? यही सोच लो आप। तो ज्ञान को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। तो एक बात तो पक्की थी कि फ्यू, आफ्यू और दाफ्यू में से तो कुछ भी नहीं आ सकता। अब चलते थोड़ा और आगे। नॉलेज के ठीक बाद ना दैट था, ना WH वर्ड था, ना कोई प्रोनाउन था। समझ में आ रही बात? तो एक दा लिटिल भी नहीं आ सकता, गया एक और, बच गए दो, या तो लिटिल या आ लिटिल। बस यहां आके गरारी अड़ सकती है कि अरे यार पता नहीं अब क्या होगा। तो कुछ साथी इसको नेगेटिव मानेंगे, कुछ पॉजिटिव मानेंगे। तो अब फ्रेज अपने समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो सर फ्रेज का सही मीनिंग क्या है? फ्रेज वो लिखी हुई फ्रेज की PHRASE लिखा हुआ। अच्छा वो मेरी राइटिंग से गड़बड़ होगी, दिखे PHR लिखा हुआ, वो है ना PHRASE फ्रेज लिखा हुआ है। तो क्या लगेगा? आ लिटिल लगेगा। इसका थोड़ा आप याद है तो सेंटेंस याद कर लोगे, है ना। सब नेगेटिव सेंस है और अनकाउंटेबल है, तो बिल्कुल भाई सही बात कह रहे हो आप। लेकिन करें क्या, फ्रेज है, फ्रेज में बदलाव नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये जो आपने माना है ना इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं, आपको सकारात्मक भाव दे रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब आप तक जो संदेश डिलीवर हो रहा है, आप तक जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है ना, वो सकारात्मक भाव दे रहा है कि ज्ञान रखो तो ढंग से रखो, या फिर रखो ही मत। बीच बचाव वाली जो स्थिति है ले बैठती है, ये एक तरीके से इसका अर्थ बनता है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो मतलब हमारे तक मैसेज जो दिया जा रहा है सकारात्मक संदेश है कि ज्ञान अच्छा रखिए या ना ही रखिए। ओके चलो नोट डाउन, तो उम्मीद करता हूं पक्की बात है आपने जो है वो कर ही लिए होंगे। एक और लिखता हूं मैं सेंटेंस आपके लिए, एक सेंटेंस और है, देखिएगा। द गवर्नमेंट was worried because they had blank grain left in their स्टॉक। एक वाक्य देखता हूं मैं आपको। वी सेलेक्टेड ब्लैंक
candidates that participated in trial, एक ये बनाइएगा आप। He was very hungry but he took blank food from the kitchen। चलिए बनाइए, अच्छे प्रश्न दिए मैंने आपको, अपनी तरफ से प्रयास करिएगा आप। मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा अनुवाद करने का प्रयास करिए, और अनुवाद 100% आपका सही तभी बैठेगा जब आप फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल निश्चय कर चुके होंगे कि वही लगेगा। उनको निश्चित करने का मैं आपको एक माध्यम, एक जरिया बता चुका हूँ, कैसे क्या ढूंढना होता है आपको, क्या अर्थ बनना है भाई। लेफ्ट का मतलब छोड़ देना होता है भाई, पीछे भी लेफ्ट मीनिंग आया था। बनाओ। चलिए भाई, आपने अपनी तरफ से उत्तर बनाने का अच्छा बेहतर प्रयास करा है। काफ़ी साथियों ने सही उत्तर दिए, इक्के तुक्के कुछ गलतियां भी हैं, उनको अभी सुधार में ले आते हैं, कौन सी क्या गलती हो रही है नहीं हो रही। पहले अपने 8वें प्रश्न पे बात करते हैं। द गवर्नमेंट वॉज वरीड, सरकार चिंतित थी। इस बार फिर आ गया वो वरी वाला मीनिंग, WORRY, पीछे आया था ना वैसे ही। द गवर्नमेंट वॉज वरीड, सरकार चिंतित थी, बिकॉज दे हैड ब्लैंक ग्रेन लेफ्ट इन दियर स्टॉक। उनके पास अनाज, अब हमें क्या पता भाई कम अनाज है ज्यादा अनाज है, जो भी है वो तो अभी देख आइडिया लगाएंगे। लेफ्ट इन दियर स्टॉक, ग्रेन का हिंदी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था अनाज, काउंटेबल है अनकाउंटेबल, पहले तो ये विचार करते हैं। ग्रेन अनकाउंटेबल नाउन है, बता चुका मैं आपके साथ। तो पहला पॉइंट, ये जो ग्रेन है ये हुआ आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल का तो मतलब ही नहीं होता, नहीं लाएंगे। बचेगा फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, इन तीनों में से कोई एक होएगा, चाहे तो फ्यू, चाहे आ फ्यू, चाहे दा फ्यू। ग्रेन के ठीक बाद ना दैट, सॉरी मैंने अनकाउंटेबल नाउन के बाद फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू बोल दिया। ग्रेन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद क्या लगेगा, लिटिल, आ लिटिल या दा लिटिल, ठीक है। अब लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल, ठीक है, निश्चय कर लेंगे इसके ऊपर। ग्रेन के ठीक बाद ना दैट, ना WH वर्ड, ना कोई प्रोनाउन, तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल में से दा लिटिल को भूल जाइए, बचेगा लिटिल या आ लिटिल। आई बात समझ में। अब जब आपने देखा कि लिटिल और अ लिटिल में से एक आएगा, तो अब हम अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। द गवर्नमेंट वॉज वरिड, सरकार चिंतित थी। अगर सरकार चिंतित है तो यह सकारात्मक भाव है कि नकारात्मक भाव है? नकारात्मक भाव है। नकारात्मक भाव के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, अपने आप ही सोच लिया। द गवर्नमेंट वॉज वरीड, सरकार चिंतित थी, क्योंकि दे हैड, उनके पास क्या था भाई, ग्रेन लेफ्ट इन दियर स्टॉक, उनके पास कुछ अनाज बचा उनके स्टॉक के अंदर। तो नकारात्मक भाव है, अपने किसका प्रयोग करेंगे, लिटिल का। मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा है कि कुछ साथियों ने 8वें प्रश्न में फ्यू, कुछ ने ए फ्यू, कई दा फ्यू पे ज्यादा जा रहे हैं भाई। ये कलाकारी कैसे दिखा सकते हो आप? अच्छा बात यह है कि पता नहीं चलता, ग्रेन का मतलब अनाज होता है,
मैं एक बार आपको दिखा दूं, ग्रेन का मतलब यहाँ अनाज अभी लिख के आया हूं थोड़ी देर पहले पीछे या तो हो जाता 3-4 क्लास हो गई, आज भूल गए तो समझ में आए, 10 मिनट पहले आपने ग्रेन अनाज अर्थ लिखा है, तो आप ये काम कैसे दिखा सकते हो? ग्रेन के साथ आपने लिटिल का प्रयोग किया था ना। जो बच्चे मीनिंग याद करके जाएंगे कि ला भाई ग्रेन का मतलब अनाज है, इसके साथ तो ए लिटिल लगता है, वो तो जरूर फंसेंगे। यहाँ ग्रेन के साथ लिटिल भी लगाए बैठा हूँ, तो मीनिंग स्पेलिंग याद करके करना है वो काम नहीं, उस मीनिंग का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार किया गया है ये निर्भर करेगा। सर सबसे पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल देखेंगे, बिल्कुल। उसके बाद WH वर्ड वाला देखेंगे, बिल्कुल। उसके बाद सेंस देखेंगे, बिल्कुल। फिर अर्थ निकालेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अर्थ आप फिर है ना, अर्थ सीधा थोड़ा सा ही चेक कर लेना बस, अपने आप ही नकारात्मक सकारात्मक का कोई ना कोई सेंस आपको कहीं ना कहीं दे रखा होगा उसने। अर्थ पता है आप कब निकाल पाओगे? जब आपको उसने जो भी एक मीनिंग दे रखा होगा ना वाक्य के अंदर, वो आपको अर्थ दे रहा होगा। इस वाक्य में नकारात्मक भाव का मुझे पता कैसे पता चला? वरिड, केवल वरिड नहीं देखा मैंने, द गवर्नमेंट वॉज वरिड, सरकार चिंतित थी, इससे मुझे पता चला नकारात्मक भाव है। वरिड मीनिंग या WORRY मीनिंग से मैंने निश्चय नहीं किया कि ले भाई दुख की बात है, क्योंकि वरी मीनिंग तो थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा लिखा था, ये रहा, लेकिन उसमें मैंने पॉजिटिव सेंस माना था, क्योंकि उसमें लिखा था देयर वॉज नथिंग टू वरी, चिंता की बात नहीं है। वहां तो चिंता की बात नहीं थी, और यहां पर द गवर्नमेंट वॉज वरिड, सरकार चिंतित थी, यहां चिंता की बात है, इसलिए भाई। ओके जी, क्लास 1:45 तक है जगह जी। We selected blank candidates that participated in the trial. Candidates countable है अनकाउंटेबल? काउंटेबल। काउंटेबल है तो फिर 3 ऑप्शन हटा दो, कौन से? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, हटाओ इनको, बच गए 3, कौन से? लिटिल, सॉरी फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, बच गए 3, फ्यू या आ फ्यू या द फ्यू, ठीक है। कैंडिडेट्स के बाद क्या लिखा हुआ है? दैट लिखा हुआ है, आ गया जी। दैट WH वर्ड प्रोनाउन में से दैट आ चुका है, काउंटेबल है ही, कैंडिडेट्स काउंटेबल हुआ, क्या लग जाएगा? द फ्यू हो जाएगा, हो गया काम। वी सेलेक्टेड द फ्यू कैंडिडेट, हमने कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया, दैट पार्टिसिपेटेड इन द ट्रायल, जिन्होंने कहा पार्टिसिपेट करा, हिस्सा लिया ट्रायल में, जिन्होंने ट्रायल में हिस्सा लिया। भाई सर यहां भी तो बिकॉज आया ना 8वें में, कहां गया 8वां? बिकॉज, क्योंकि। तो मैंने ये कब बताया आपको संगीता जी कि बिकॉज से सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव बनता है? मैंने तो एक बार भी नहीं बोली ये बात। बिकॉज से क्या ही फर्क पड़ता है, हमें बिकॉज से कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा आप सोच रहे हो कि सर ये वाले बिकॉज की बात हो रही है, कहां गया वो? ये वाला बिकॉज लिखा दो, यहां लगा दो मेरे भले, तो बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़े, बिकॉज का तो मैं बता ही नहीं रहा, बिकॉज का आपको सकारात्मक नकारात्मक भाव दे रहा है, ठीक है ना। मीनिंग ये वरी वाले रीन की बातचीत चल रही है, बिकॉज से फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने, फर्क जिससे पड़ेगा वो सेंटेंस तो अब 10वां है आपके सामने, ठीक है ना। ये फॉर्मेट है आपका, सर जवाब, हाँ वो जवाब क्या, बिकॉज वाला वो दे दिया मैंने आपको जवाब, ठीक है ना। सर मेरे पास लाइव क्लास का नोटिफिकेशन, कोई बात नहीं जितेंद्र सिंह जी, कभी कभार हो जाता है, पर आप थोड़ा सा अवेयर भी रख लें। अगले पे चलते हैं। ही वॉज वेरी हंग्री बट ही टुक ब्लैंक फूड फ्रॉम द किचन। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बड़ा जो है भूखा था, बट ही टुक ब्लैंक फूड फ्रॉम द किचन। बहुत सारे साथियों ने 10वां प्रश्न जो है इसका गलत उत्तर दिया है, और गड़बड़ी है जिन्होंने गलत उत्तर दिया है, पर चलिए अपने प्रयास करते हैं थोड़ा सही तक पहुंचने का। 10वां प्रश्न, चलिए आप और हम मिलकर अनुवाद करते हैं थोड़ा बहुत। पहला, ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था, वो बहुत भूखा था। बट का हिंदी अर्थ क्या होता है जी? किंतु परंतु, किंतु कह लो, परंतु कह लो, है ना, किंतु कह लीजिए या परंतु कह लीजिए। परंतु ही टुक ब्लैंक फूड फ्रॉम द किचन, ये बात तो मेरे को लगता है आपकी एक भी गलत नहीं होगी। फूड कौन सा नाउन है? यूज लिख दूं? अनकाउंटेबल नाउन, कई बार नाम लिख चुके हैं अपने, यूज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है जी। मैंने आपको जब नियम लिखवाए थे थोड़े बहुत, लिटिल, लिटिल, दा लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू के, मतलब एक सारणी सी बनाई थी ना अपनों ने, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, दैट WH वर्ड वाली। फिर इधर लिटिल की तरफ आप अपने नोट्स में भी चेक कर सकते हो, अगर आपने नोट्स से बनाए हैं तो नेगेटिव सेंस, सॉरी सेंटेंस नहीं, सेंस, पॉजिटिव सेंस, और फिर दैट WH वर्ड या कोई प्रोनाउन वाला मामला। ओके, उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी, बीच यहां इस साइड नीचे लिखा था, उसमें आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं कि एंड अगर कभी किसी सेंटेंस में ए एंड डी, तो ये सकारात्मक भाव देता है, और बट जो है वो नकारात्मक भाव दे सकता है। आप खुद सामान्य तौर पर विचार करिए। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मैं आज बड़ा भूखा था, आज मुझे बहुत बड़ी भूख लगी हुई थी, आज मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, लेकिन मैंने किचन में जाकर खाना खा लिया,
दोबारा सुनिए वाक्य, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने किचन में जाकर खाना खा लिया। लेकिन जच रहा है क्या यहाँ पे, लेकिन, किंतु, परंतु। मुझे बड़ी भूख लगी थी परंतु फिर मैंने किचन में भोजन कर लिया। अरे भाई इसमें परंतु की कहां जरूरत है, भूख लगी थी तो किचन में कर ले भोजन। अगर मैं यही वाक्य कुछ इस प्रकार बोलूं, मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी और मैंने किचन से कुछ भोजन कर लिया, ये ठीक बात है, जचती है ये बात। भूखा था, किचन से कुछ भोजन लिया, उसने कर लिया भोजन। समझ में आती बात। मेरे एग्जाम आ रखे थे लेकिन मैंने पढ़ाई कर ली, जच रही है बात, ठीक है ना। तो सर कॉल्स का टाइम करो, 2 घंटे, इतना रिवीजन नहीं होता है सर, बहुत प्रॉब्लम आती है, 7 6 क्लास लेनी रहती है, प्लीज़ गिरिराज जी प्रयास करिए दोस्त। आपके यही सेम कमेंट आपका पिछले से भी पिछली क्लास में था, इससे भी पिछली क्लास में था। आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस चिंता में तो ज़्यादा उलझे हुए हो कि क्या करना है। कभी कोई क्लास आपसे अगर संभव नहीं हो पाती तो आप रिवीजन फॉर्मेट में देखते हो। तो मेरे मित्र, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके बहुत सारे साथी है ना, आपको पता भी है क्या इस बात का, रात दिन एक करे बैठे वो मेहनत के अंदर, है ना। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि 6 घंटे क्लास हो रही है, 2 घंटे हो रही है कि 1 घंटे हो रही है। आपसे मेरा नंबर निवेदन है मित्र, सरकारी नौकरी आपने लगना है, खाते में सैलरी आपको चाहिएगी, जीवन आपको अपना सुधारना है, तो थोड़ी पहले मेहनत कर लीजिए, थोड़े दिन किताबों को बढ़िया दोस्त बना लीजिए, अपना बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मेरा ये मानना है, मेरे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि बेटा जो रोते हुए जाता है ना वो मरे की खबर लाता है, ये कहते रहते हैं वो। इसलिए जुबान पे हमेशा जो है सकारात्मक विचार रखा करो, पढ़ो, आप तो करो मेहनत। आपको पता है वो बच्चे भी आपके ग्रेड 4 की तैयारी में जुट चुके हैं। कौन से वाले, जो टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, पता है आपको, एलडीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने जीवन में ही नहीं सोचा होगा कि उन्हें ग्रेड 4 की भी तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी क्या। और अगर आप उन बच्चों में से हैं जो सीधे यूं ही लगना चाहते थे, अब एग्जाम आ चुका है, मतलब पेपर होगा, और पेपर में से ही निर्धारण होगा कि पढ़ने वालों को नौकरी लगा रहे हो। नहीं देना पड़ता है सतीश जी, है ना। कमेंट्स किसी का फालतू नहीं होता, बेचारे ने अपने जो भी मित्र रहते हैं वो अपने भाव जो है वो व्यक्त करते हैं। तो इन बातों का ध्यान है कि पढ़ लीजिए आप सभी साथी। तो वापस आ रहा हूं अपनी लाइन के ऊपर। मेरा एग्जाम आ रखा था लेकिन मैंने पढ़ाई कर ली। लेकिन पढ़ाई करनी, भाई पढ़ाई तो करनी है। मेरे एग्जाम आ रखे थे और फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, जचती है बात, और का भाव आएगा वहां पे। अब ये देखो, ही वॉज वेरी हंग्री, वो बड़ा भूखा था, लेकिन, किंतु, परंतु, ही टुक ब्लैंक फूड फ्रॉम द किचन, लेकिन उसने किचन से कुछ भोजन कर लिया। लेकिन जच रहा है क्या। कोई कहते सर भूखा है तो भोजन तो करेगा ही, बिल्कुल भूखा है तो भोजन तो करना चाहिए था, लेकिन फिर बट का प्रयोग करना चाहिए था, किंतु परंतु का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग किसका होता, एंड का होता, तो समझ में आती बात। तो बट आपको किस ओर लेकर जाता है, कैसा भाव देता है, नकारात्मक भाव देता है, नकारात्मक भाव देगा। अच्छा, फूड अनकाउंटेबल नाउन है तो वो मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। फूड अनकाउंटेबल नाउन है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। फूड के बाद ना दैट, ना WH वर्ड, ना कोई प्रोनाउन, बच गए ऑप्शन 2। कौन से, या तो लिटिल या अ लिटिल। नकारात्मक भाव है, किसका प्रयोग कर देंगे, लिटिल, ये आंसर है। बहुत सारे साथियों ने ए लिटिल लिखा है, ये है। ओके, तो इस पैटर्न को ध्यान में रखिए, ऐसे काम आएंगे आपकी बात। मान लो मैं ये सेंटेंस, ये तो आपने लिख ही लिए होंगे मेरे हिसाब से, एक सेंटेंस देता हूं आपको। He was very hungry, ये लो, he was very hungry and he took blank food from the kitchen। सेम सेंटेंस है, सेम, बस थोड़ा सा फर्क रखा है मैंने इसके अंदर। इस बार अपनों ने करा क्या है, एंड का प्रयोग किया है, और ये मैंने आपको सब लिखवाए हुए हैं। एंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और। वो बड़ा भूखा था और उसने भोजन, किचन से कुछ भोजन कर लिया, सकारात्मक भाव है। एंड जो है आपको मैंने सब लिखवाया, वो भी कैसा सेंस देता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस दिया इसने, और पॉजिटिव सेंस दिया तो हमने किसका प्रयोग कर दिया भाई। इस बार आप करो, कोई रोक टोक नहीं आपके पास, अ लिटिल का प्रयोग करिए। जो आपने अ लिटिल पिछले में लगाया था, कौन से में, इसमें, वो अ लिटिल कहाँ आएगा, क्योंकि इसमें क्या था, बट, और बट कैसा सेंस दे रहा था, नेगेटिव सेंस, नकारात्मक भाव दे रहा था, बट दे रहा था आपको नेगेटिव सेंस। और अब की बार आपके पास मामला है पॉजिटिव सेंस, इसलिए अ लिटिल हो जाए। सब आपको लिखवाए हुए हैं मैंने, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी कहानी आपके।
ठीक है। चलिए जी, अब पैटर्न सीखते हैं एक और। ये हुई अपनी फ्यू आ फ्यू दा फ्यू लिटिल लिटिल दा लिटिल को लेकर सारी बातचीत। उम्मीद करता हूं डिटरमाइनर्स का ये वाला पार्ट आपके समझ में आया होगा। अब इसी में डिटरमाइनर्स में एक और सेक्शन, एक और भाव पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस बार कौन सा फॉर्मेट? सर सारे रूल्स एकदम से याद नहीं आता है, कोई बात। फ्यू आ फ्यू दा फ्यू लिटिल लिटिल में तो इतने रूल ही नहीं है, गिन के बात सारी तीन है, तीन ही बातें हैं। हाँ औरों में थोड़े बहुत है ना, बिल्कुल भैया सबके कमेंट देख रहा हूं मैं, निश्चिंत रहो है ना। तो सर एक बात बताइए, एग्ज़ाम में हिंदी अर्थ हार्ड तो नहीं आएगा ना? मुझे क्या पता भाई, बाकी आपके ग्रेड को देखते हुए शायद इतना मुश्किल ना दे, पर आजकल एग्ज़ाम का स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है काम। सर रोज़ इसी टाइम होगी क्लास? इस टाइम शायद नहीं होगी, क्योंकि अभी आपको पता है कि वो थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे हो गया था ना, तो ऑफलाइन के एग्ज़ाम वगैरह जो वो ऑफलाइन की जो क्लासेस थी वो एक आध दिन के लिए शेड्यूल रखी गई थी। वो उत्कर्ष परिवार में वो एक दुखद जो घटना से कुछ बच्चे बेहोश वगैरह हो गए थे ना, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत क्लास में जो डिस्टर्बेंस हुआ है, तो सब कुछ सही होने के बाद दोबारा शायद आजकल में वो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद अपनी टाइमिंग जो रोज़ रहा करती थी ना, शायद 9 बजे रहती थी अपनी क्लास, 9 पता नहीं 9:15 पे, 9:10 पे, वहीं से दोबारा अपनी क्लास शुरू होगी। बाकी जो भी टाइमिंग आती है आपके पास से नोटिफिकेशन में आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा, है ना, सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो सर लाइव क्लास का टाइम टेबल फिक्स नहीं है, प्रॉब्लम होते ही मैं पीछे हो गया। नहीं भाई, मैं तो लगभग आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता ही हूँ भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नहीं लिखा था क्या आपने किसी ने? या तो ये तो लिखा ही है, इसमें तो क्यों नहीं लिखा आपने? लिख लो, मैं इससे आगे पन्ने पे जा ही नहीं रहा हूँ, इसी पे हूँ। अब अपने पढ़ते हैं जी एक और सेक्शन, और जो कि किस पर पढ़ने वाले? अपने ईच और एवरी पे। एक तो है ईच और एक है जी इस बार अपने पास एवरी। इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ये भी डिटरमाइनर्स का ही पार्ट है। ईच हो चाहे एवरी हो, दोनों का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक होता है। दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रत्येक होता है। बड़ी कहां से फॉर्मेटेड, बहुत ही सॉलिड मामला है जी ये भी, ठीक है ना। कहां से क्लास? जयपुर से, ठीक है ना। तो ईच और एवरी, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है जी? ईच और एवरी का हिंदी अर्थ होता है प्रत्येक। पहला पॉइंट, खास बात, ईच और एवरी, इन दोनों के ईच और एवरी के, इन दोनों के ठीक बाद आने वाला नाउन, इन दोनों के ठीक बाद आने वाला नाउन संज्ञा, इन दोनों के ठीक बाद आने वाला नाउन संज्ञा सिंगुलर होगा, और वह भी सिंगुलर होगी। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण लिखी है मैंने, आप यूं समझ लीजिए, लाइन मैंने बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण लिखी, मैं स्टार लगा रहा हूं, जरूर याद रखने का कष्ट करिएगा, निवेदन है मेरा आप सभी साथियों से। ईच लगाओ चाहे एवरी लगाओ, कहां ईच लगता है कहां एवरी लगता है थोड़ी देर में समझा दूंगा, लेकिन पहले यह बात याद रखिए कि आप अगर निश्चित कर चुके हो कि यार ईच और एवरी में से तो मैं किसी का एक का भी प्रयोग करने वाला हूं, तो ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन चेक कर लीजिएगा। नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा, और वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी, पक्की बात है। एक ही कहानी इसमें अलग बनती है, वो अभी लिखवाने वाला हूं, पर याद रखो ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, पहले इसे लिख लो आप, फिर आगे बढ़ूंगा ईच और एवरी के बारे में। लिखा? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूं। ये तो लिखा आपने, अभी जो बात लिखी है ना वो मैं से वैसे आपको बताता हूं किस पैटर्न में आपने लिखी है।
आपने लिखा ये है जी, ईच चे एवरी। ये बात अभी आपने हिंदी में जो लिखी थी मैं उसी को थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। ईच और, ठीक है ना सर, हमने खाना नहीं खाया 2 बजे से, फिर मैंने भी नहीं खाया आज। निश्चिंत रहिए, पढ़ने पे फोकस करिए। आप कम से कम बैठे बैठे जहाँ से भी क्लास ले रहे हो, किसी आप लाइब्रेरी में बैठे होंगे, घर पे बैठकर पढ़ रहे होंगे, आप तो फिर भी साथ साथ खाना खा सकते हो। मैं साथ साथ खाना भी नहीं खा सकता हूँ आपके साथ। जैसे आप कह रहे हो ना आपकी 2 बजे से फिर क्लास है, मेरी भी क्लास है, मुझे भी बच्चों को पढ़ाना है। चलिए साथ में मेहनत करते हैं, आ जाओ। आप अपना काम करिए, मैं मेरा काम करता हूँ। आप पढ़ने का काम करिए, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। इस पर अटेंशन दीजिए, है ना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कुछ साथियों कमेंट देख के कि उनका पढ़ाई से ज़्यादा है ना जीवन के और दुखड़ों में ज़्यादा ध्यान है। इस क्लास के साथ जुड़े तो पढ़ने का प्रयास करिए। बड़ा कीमती चीज़ आप यहाँ पे जो दे रहे हो ना अपनी, वो है आपका समय। समय का सदुपयोग करिए आप, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी 15 साल का होगा, 17 साल का होगा जिसे ज़्यादा कोई ज्ञान देने की जरूरत है। हो सकता है आप कुछ ज़्यादा ही जानकारी रखते हो, है ना। ईच और एवरी, ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला, ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन क्या बोला है मैंने? ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, एक वचन। और ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर। ये शॉर्ट एंड स्वीट में लिख दी मैंने बात। ये बात अभी लिखी ही है आप सभी साथियों के लिए मैंने। ईच और एवरी के बाद कैसा नाउन रहेगा, कैसी वर्ब रहेगी। लेकिन ईच हो चाहे एवरी हो, अब देखो आप, ईच हो चाहे एवरी हो, इसके बाद अगर दे रखा हो आपको, ईच और एवरी के बाद दे रखा हो ऑफ, ईच और एवरी के ठीक बाद अगर दे रखा हो ऑफ, ईच और एवरी के ठीक बाद हो ऑफ, तब क्या मामला हो जाएगा जी, वो आप थोड़ा देखिएगा। तब इसके बाद आने वाला नाउन जो है, ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन, वो तो हो जाएगा प्लूरल। लेकिन जो वर्ब है वो क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। ये और याद कर लो, बस हो जाएगा इतना। ईच और एवरी के ठीक बाद आने, अगर ठीक बाद आने वाला नाउन है वो सिंगुलर रहता है, वर्ब भी सिंगुलर रहती है। लेकिन अगर ईच एवरी के बाद लिखा हुआ जाए ऑफ, ईच एवरी के ठीक बाद आ जाए ऑफ, तो नाउन तो हो जाएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी रह लेनी है? सिंगुलर ही रहनी है। ये एक फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा दिमाग में आपको रखना ही चाहिए हर हालत के अंदर। ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ईच एवरी के बाद अगर ऑफ लिख रखा हो, ठीक बाद ऑफ लिख रखा हो, तो नाउन तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अब ये हिंदी अर्थ दोनों का है, प्रत्येक हिंदी अर्थ दोनों का मैंने आपको बता दिया, चाहे आप ईच का प्रयोग कर रहे हैं चाहे एवरी का, ये पैटर्न है। EACH, ईच, ये लगता है जी निश्चित संख्या के साथ। ईच का प्रयोग किसके साथ करते हैं आमतौर पर? अपने निश्चित संख्या के साथ। और एक है आपका पास एवरी, ये लगता है अनिश्चित संख्या के साथ, जिसकी संख्या कोई फिक्स ना हो। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं इसको? तो कहते हैं सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर। और अनिश्चित संख्या को कहते हैं अनसर्टेन नंबर। ये है जी मामला। इज का प्रयोग निश्चित संख्या के साथ, एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या के साथ। अब मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, उनका पता लगाते हैं। वो आप ही सोचेंगे, निर्धारित करेंगे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। मैंने तो नियम में 2 बातें लिख दी हैं। ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ईच एवरी के बाद अगर ठीक बाद अगर ऑफ लिखा हुआ आ जाए तो नाउन तो प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर। ईच का प्रयोग करते हैं निश्चित संख्या के साथ, एवरी का प्रयोग करते हैं अनिश्चित संख्या के साथ। बहुत सॉलिड चीज सीखने वाले हो आप। देखो अभी इसके अंदर लिख दिया जी आपने, बढ़ जाऊं आगे? चलिए, एग्जाम्पल देता हूं, आप ही उत्तर दीजिएगा, बस पीछे प्रश्न का नंबर अटैच कर दीजिएगा। कुछ वाक्य लिखता हूं। सर ये कौन सा टॉपिक है जी?
अभी आया हूँ तो बता दो। डिटरमाइनर्स है मित्र, है ना, ये डिटरमाइनर्स है। सर सर्टेन अनसर्टेन का कैसे पता चलेगा? आप ही देखो, अब आप ही बताना मुझे कैसे पता चलेगा ना। मैं एक बार लिख देता हूँ और आप ही बता देना कैसे पता चलेगा सर्टेन अनसर्टेन, मतलब निश्चित संख्या या निश्चित संख्या। आप कोशिश करिएगा, लिखने दो, मैं वाक्य देता हूँ, आप थोड़ा प्रयास करिएगा। अगर आपके उत्तर गलत होंगे तो मैं मदद कर दूंगा आपकी, है ना। तुरंत ही आप उसमें चिंता में आया ही मत करो, आप देखना कि यार निश्चित का मुझे पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं वाक्य देता हूँ, आप थोड़ा कोशिश करिएगा, नहीं तो बता दूंगा। पहला सेंटेंस है मेरे पास, आई हैव 5 brothers and blank brother या फिर brothers has या फिर have is on लैपटॉप। मेरा पहला वाक्य है जी। ऑप्शन देखो, यहां तो ईच और एवरी में से कुछ भी एक लगेगा, वो आप बताओगे मुझे कि यहां मुझे ईच लगाना है या एवरी। ठीक है, पहला प्रश्न। इसी में मैंने एक और प्रश्न आपकी सेवा में हाजिर किया है कि ब्रदर होगा या ब्रदर्स, वो भी आप ही बताएंगे मुझे कि ब्रदर होगा या ब्रदर्स। तीसरा प्रश्न, हैज लगेगा या हैव, वो भी मुझे आप ही बताने का कष्ट करिएगा कि क्या लगना चाहिए। बाकी अब देखते हैं कार्रवाई क्या करते हो। ठीक है, ओके। दूसरा प्रश्न, देयर आर मैनी स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स इन राजस्थान एंड ब्लैंक स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स इज या फिर आर। प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड 4th एग्जाम। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने प्रयास से इनके उत्तर देने का मुझे जो है वो कष्ट करेंगे। देयर आर मैनी स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स, आप बताएंगे, इन राजस्थान एंड एवरी ब्लैंक, यहां ब्लैंक में क्या लगेगा वो आप बताएंगे। स्टूडेंट या स्टूडेंट्स में से यहां क्या होगा वो भी आप बताएंगे। इज और आर में से यहां क्या होगा वो भी आप बताएंगे। आगे कुछ है नहीं, सब काम आपके हाथ में है, बताइए। ऑनलाइन एक मित्र ने वो जो महेंद्र मेरे मित्र, आपने BROTHER के ऊपर वो अपोस्ट्रोफी ऐसे लिखा है ना, वो ऐसा कुछ होएगा नहीं ना, मैंने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया आपको। सर इंग्लिश का कोर्स कब तक होगा? जैन साहब हो जाएगा, जब भी होगा आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा अपने आप ही, आप तो बस पढ़ते रहिए। पेपर में तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा ना कि इंग्लिश का कोर्स कब कौन सी तारीख को पूरा हुआ नहीं हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं आता पेपर में। जैसे जैसे आप सीखेंगे, जैसे जैसे आपकी गति रहेगी सीखने की, उस हिसाब से सीखेंगे। अब जिन्होंने मेरे से थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि सर ये सर्टेन नंबर अनसर्टेन का पता कैसे चलेगा, आप ही लगाना अब लॉजिक थोड़ा सा, फिर मैं बताने वाला तो हूं ही। सर आप गवर्नमेंट टीचर हो क्या? देखिए इससे फिलहाल तो क्या ही फर्क पड़ता है। और आपने ये प्रश्न, मैं सोच रहा था कि आप बार बार नहीं पूछेंगे, पर आपने शायद 20वीं बार पूछा होगा। सोनू जी मैं इसमें दो जवाब दूंगा आपको। पहला कि मैं हूं नहीं हूं, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल आपकी चीजें समझ में आ रही हैं, ये जरूरी है मेरे हिसाब से तो। और दूसरा, एक ही क्वेश्चन का अगर मैं आपका कमेंट का काफी देर से जवाब नहीं दे रहा तो दिखते मुझे सारे कमेंट्स रहे, इसका मतलब शायद मुझे ठीक सा नहीं लग रहा होगा आपका प्रश्न, कि आपको शायद ये नहीं पूछना चाहिए। और आपको ये भी सलाह दूंगा कि एक कमेंट अगर बार बार रिपीट होता है, बार बार नंबर आता है, तो कई बार उनको जो मैनेजमेंट जो ब्लॉक भी कर देते हैं। क्या पूछा है विनीता जी आपने? आपको नया प्रश्न पूछ लिया क्या?
चलिए भाई अब अपने आंसर पे बात करते हैं। अच्छा गलत है, ऐसे ही देखिए। अब देखो आप, अब क्रॉस चेक आप सभी स्वयं साथी मिलकर कर लेंगे। आई हैव 5 ब्रदर, ठीक है जी, मैं उत्तर देता हूं। पहली गलती, पहली गलती, आई हैव 5 ब्रदर नहीं ब्रदर्स होगा। पहली गलती जो आपको ढूंढनी चाहिए थी, मैंने तो आपके लिए होल्ड पे रखी थी। मैंने देखते हैं कोई साथी पता लगा पाते हैं क्या। नहीं पता लगा भाई, बहुत एक भी साथी ने, कोई इक्का दुक्का भी, शायद मैं किसी का ध्यान नहीं दे पाया हूं तो भले ही, बाकी शायद ध्यान कम ही दिया होगा। आई हैव 5 ब्रदर, आई हैव 5 ब्रदर होगा ब्रदर्स, मेरे 5 भाई हैं तो भाई प्लूरल बहुवचन हुआ ना। आई बात में सर नाउन की जगह सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं क्या अपनी तरफ से? ये ईच और एवरी यहाँ पर सर्वनाम जैसे डिटरमाइनर जैसे खेल कर जाएंगे, चिंता ही मत करो। तो आई हैव 5 ब्रदर्स, मेरे 5 भाई हैं, एंड ब्लैंक ब्रदर या ब्रदर्स। आई हैव 5 ब्रदर्स, मेरे 5 भाई हैं जी, 5 भाई थे तो ब्रदर थोड़ी होगा, ब्रदर्स होगा। मेरे 5 भाई हैं एंड ब्लैंक ब्रदर। पहले यहां डिसाइड करते हैं कितने भाई हैं उसके, 5। संख्या निश्चित है या नहीं है? अगला बोल के बता रहा है कि मेरे 5 भाई हैं, संख्या उसने आपको निश्चित दी है कि 5 भाई हैं। जब निश्चित संख्या हो तो ईच और एवरी में से क्या लगेगा? ईच लगेगा। बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर ईच का प्रयोग किया, कुछ साथी एवरी की ओर गए जिन्होंने बता दिया था, वेरी गुड। दूसरा बात, आई हैव 5 ब्रदर्स, मेरे 5 भाई हैं, एंड ईच, अच्छा मैंने ईच का ही प्रयोग क्यों करा? अगला बोल के बता रहा कि 5 भाई हैं उसके, तो जब संख्या निश्चित दे रखी है तो आप किसका प्रयोग करिए? ईच एवरी में से ईच का, मैंने ईच का प्रयोग किया। अच्छा ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन एक वचन हो गया बहुवचन? ईच एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन एक वचन है बहुवचन? एक वचन। तो ब्रदर और ब्रदर्स में क्या होगा? ब्रदर्स होगा, ना कि ब्रदर्स। ये भी गया, हो ही नहीं सकता। कई कहते हैं कि सर 5 भाई थे ना तो फिर तो ब्रदर्स होना चाहिए। ना मेरे भाई, ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन कैसे रहेगा? सिंगुलर। तो इन दोनों में सिंगुलर कौन सा? ब्रदर। अब बात आती है कि साहब हैज या हैव में से क्या लगेगा? तो ये बात आप लिख चुके, ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर और वह भी सिंगुलर। तो हैज और हैव में से क्या लगेगा? हैज लगेगा, क्योंकि हैज तो लगता है एक वचन के साथ, हैव लगता है बहुवचन के साथ। हैव उत्तर हो गया। तो आई हैव 5 ब्रदर्स एंड ईच ब्रदर हैज हिज ओन लैपटॉप। प्रत्येक भाई के पास उसका स्वयं का लैपटॉप है। ये इसका उत्तर हो गया। अगले पे चलते हैं, दूसरे पे। देयर आर मैनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स? देयर आर मैनी, कुछ साथियों ने यहां पर स्टूडेंट लिखा हुआ है भाई, मैंने लिखा हुआ मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारे। देयर आर मैनी स्टूडेंट नहीं, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैनी का प्रयोग किया है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इन राजस्थान में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स हैं। मैनी के बाद तो नाउन प्लूरल ही रहता है। एंड ब्लैंक स्टूडेंट, अब की बार मामला यहां पर ईच और एवरी से संबंधित था। ब्लैंक स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज या आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड 4th एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं राजस्थान में। कोई संख्या दी है आपको भी? 10 है, 20 है, 50 है, लाख है, 2 लाख? कोई संख्या आपके सामने रखी हुई है? नहीं दे रखी। कोई निश्चित या अनिश्चित संख्या का मामला है? अनिश्चित संख्या का मामला है। आप निश्चय नहीं कर सकते कि कितने बच्चों की बात हुई है। कोई कहते सर गिन तो सकते हैं ग्रेड 4th के बच्चे कितने बच्चे हैं, इस वाक्य में दिया हुआ है क्या? इस वाक्य में कोई संख्या आपको लिख कर दी हुई है? नहीं। उसमें लिख के दिया हुआ था कि कितने भाई हैं उसके? 5 भाई हैं। इसमें कोई संख्या तो ऐसी आपके सामने है ही नहीं। जब संख्या नहीं है तो किसका प्रयोग करिए? एवरी का। बहुत सारे साथी हैं जो देखेंगे एवरी, तो फिर एवरी के तो भाई एवरी स्टूडेंट्स होना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट्स की बात हो रही है। याद रखिए ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, तो सिंगुलर होगा तो क्या लग जाना है? स्टूडेंट होगा, ना कि स्टूडेंट्स। ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर। देखो एक जगह पे स्टूडेंट्स आ रहा है, एक जगह पे स्टूडेंट, क्योंकि ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन तो एक वचन। अब जब ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी है? सिंगुलर ही आनी है। तो इज और आर में से क्या आएगा? इज आएगा, ना कि आर। इज प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड 4th एग्जाम, ये आपका उत्तर था। जिन साथियों के सही थे वेरी गुड, गड़बड़ थी आप सीख लीजिए, कोई बात नहीं, सीखने का समय अपने पास। ठीक है, टिक वगैरह आपने लगा लिए होंगे। अगले में बढ़ता हूं, 1-2 सेंटेंस और करते हैं, अभी तो और सीखना है अपने को। तीसरा वाक्य लिखता हूं, नेक्स्ट एक और लिखते हैं। ब्लैंक ऑफ द 2 गर्ल, GIRL गर्ल, या फिर GIRLS गर्ल्स, वॉज या फिर वर गिवन, GIVEN गिवन अ प्राइज।
ब्लैंक ऑफ द टू गर्ल या गर्ल्स वॉज या वर गिवन अ प्राइज। ठीक है, एक और ऑप्शन देता हूं आपको मैं इसी के अंदर। ब्लैंक ऑफ द टू गर्ल या गर्ल्स वॉज या वर गिवन अ प्राइज। आई स्टेड इन मुंबई फॉर 3 days and it rained there blank day। यहां ईच और एवरी में से कोई एक उत्तर आपने लगाना है। आई स्टेड ऐसे, इसको ऐसे बना दीजिए, फिर तेज जैसा हो जाएगा, आपको पता ही लग जाएगा। इट रेन्ड ब्लैंक डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। ये आपको बताने भाई कहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा। इट रेन ब्लैंक डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, क्या आंसर पे जाओगे, कैसे होगा, क्या फॉर्मेट बनेगा। आंसर दिए भी हैं आपने भाई, शाबाश। इंग्लिश टू हिंदी नहीं बनती, बन जाएगी गोविंद जी, निश्चिंत रहिए ना, धीरे धीरे अथक प्रयास करेंगे अपने। लगभग साथी सही उत्तर दे रहे हैं, अभी कुछ से गड़बड़ कर रहे हैं। देखो कितनी लड़कियों की बात हुई है, 2 लड़कियों की बात हुई, तो ब्लैंक ऑफ द टू गर्ल या गर्ल्स, ईच और एवरी में से कोई एक का प्रयोग करना था आपने। तो लड़कियां कितनी, 2, संख्या आपको एक निश्चित दे रखी है, किसका प्रयोग करिए, ईच। ईच ऑफ द टू, और ईच ऑफ द के बाद, ईच ऑफ द या एवरी ऑफ द के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल, नाउन तो आता है प्लूरल, तो गर्ल होगा या गर्ल्स होएगा, ईच ऑफ द टू गर्ल्स होगा, ना कि गर्ल। पहला पैटर्न, ठीक है, ईच ऑफ द टू गर्ल्स। अब बात आती है कि वॉज या वर में से क्या लगाए, नाउन भले प्लूरल हो, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो वॉज और वर में से क्या लगेगा, वॉज लगेगा, न कि वर। बहुत मित्र होते हैं ऐसे, वो देखें गर्ल्स तो बहुवचन है, वर आना चाहिए था। बात केवल गर्ल्स के बारे में नहीं हुई, बात किसके बारे में, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक, और प्रत्येक का भाव एक एक, 2 लड़कियां थी, दोनों में से एक एक के बारे में, प्रत्येक के बारे में बात करी गई थी। वर्ब कैसी लगेगी, एक वचन, प्लूरल, वर नहीं लगेगा, वॉज एक वचन के साथ लगता है। तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स वॉज गिवन अ प्राइज, दोनों में से प्रत्येक लड़की को जो वो एक इनाम दिया गया, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक को क्या है, इनाम दिया गया। तो ईच ऑफ द टू गर्ल और गर्ल्स में क्या हुआ, गर्ल्स, और वॉज और वर में से क्या हुआ, वॉज। सही दिया था, ठीक है ना। मनदीप जी कह रहे हैं सर नहीं समझ में आ रहा, 3 बात ही गिन के 3 है मेरे भाई। ईच एवरी के बाद, ईच एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन एक वचन आएगा, वर्ब भी एक वचन आएगी। ईच एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन एक वचन, वर्ब भी एक वचन, सिंगुलर सिंगुलर। लेकिन दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, ईच एवरी के ठीक बाद अगर ऑफ का प्रयोग किया गया हो, ऑफ का, देख जैसा ये रहा ऑफ का, ईच एवरी के ठीक बाद अगर ऑफ का प्रयोग कर रखा हो, तो नाउन संज्ञा वो बहुवचन आती है, लेकिन वर्ब क्रिया वो एक वचन आती है। ये देख मैंने ये किया, यहाँ पे आई बात समझ में। एक चीज और सीख लीजिए सभी साथ ही साथ, ईच का प्रयोग करते हैं निश्चित संख्या के साथ। इसमें कितनी लड़कियों की बात हुई, 2, तो 2 संख्या निश्चित दे रखी है ना, ईच का प्रयोग किया। अगर संख्या निश्चित नहीं होती तो मैं किसका प्रयोग करता, एवरी का। जैसे पीछे राजस्थान में बहुत सारे लड़के हैं भैया, लेकिन संख्या नहीं दे रखी थी, तो मैंने किसका प्रयोग किया था, एवरी का। ये हो गया जी। सर ये कौन सा सब्जेक्ट है, बहुत ही जोरदार प्रश्न पूछे भाई। डिटरमाइनर्स है इंग्लिश में। आई स्टेड इन मुंबई फॉर 3 days, मैं मुंबई रुका जी 3 दिनों के लिए, एंड इट रेन्ड देयर, और वहां बारिश हुई प्रत्येक दिन। हमें क्या पता, या पता है कई साथी इसके अंदर, आज तक हमारा आमना सामना ज्यादा जो हुआ है वो है एवरी डे के साथ। लेकिन मेरे मित्र यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 days,
3 दिन में मुंबई रुका एंड इट रेन्ड देयर ब्लैंक डे। जब संख्या निश्चित दे रखी हो तो किसका प्रयोग करते हैं? ईच डे। ये लो जी, आई स्टेड इन मुंबई, मैं मुंबई रुका फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए, एंड इट रेन्ड देयर, वहां बारिश हुई रोजाना। बात आती है कि हमें कैसे पता चला, एवरीडे पढ़ा है हमने तो। अगला कितने दिन रुका है मुंबई में? 3 दिन। 3 दिन की बात करी उसने, तीनों दिन बारिश हुई। कोई कहते सर और भी तो बारिश हो सकती होगी, 3 दिन वो तो आ गया, पीछे से और भी बारिश हुई होगी। उसने तो अपने जितने दिन रुका है उसकी बात की है, बाद में हुई है नहीं हुई उससे क्या मतलब। वो खुद कह रहा है आई स्टेड इन मुंबई, मैं मुंबई में रुका फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए, तीनों दिन वहां पर बारिश हुई। तो ईच डे, संख्या निश्चित थी ना, ईच का प्रयोग किया। इट रेन्ड ब्लैंक डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टियों के दौरान रोजाना बारिश हुई। हमें क्या पता यार कितने दिन की छुट्टी थी? कोई कहते पता क्यों नहीं होगा सर? लिखा हुआ है इस वाक्य में, अगर लिखा होता तो विचार करते। इट रेन्ड, आई रेन्ड कर दिया रे मैंने इसको, इट रेन्ड करना, आई रेन्ड कर दिया ना इसको, इट रेन्ड। इट रेन्ड ब्लैंक डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टियों के दौरान रोजाना बारिश हुई। तो कोई दिन लिखा हुआ ना कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, संख्या निश्चित नहीं है तो किसका प्रयोग करिए? इट रेन्ड एवरी डे। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टियों के दौरान रोजाना बारिश हुई। और ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन चेक करिए आप, एक वचन। वो नाउन भी कैसा लिखा हुआ है? एक वचन। ये हिसाब किताब था जी। तो उम्मीद करता हूं ये पैटर्न जो है वो आपके समझ में आएगा। अभी वाक्य और है, 1 2 3 4 5 वाक्य, अभी ईच और एवरी समाप्त नहीं हुआ है। इसको हम रिज्यूम रखेंगे, शुरू रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे कल क्लास में। आज तो यहीं तक रोकता हूं मैं ना। आज ये जो भी नियम कायदे कानून आपने देखे एक बार थोड़ा नजरों में लाइए, प्रयास करिए, थोड़ा बहुत आपको कोशिश करनी पड़ेगी। गिन चुन के 2-4 ही तो बातें हैं, इनको आप दिमाग में रखिए। इनमें कोई भी कहीं भी समस्या आएगी, कल हम और थोड़ा सा सेंटेंस करेंगे भी, जिनके पूरे सही है वेरी गुड, जिनकी कोई गलती हुई कोई बात नहीं, कल सीख लेंगे। कल मैं आपको इनसे जुड़े हुए कुछ 2-5 वाक्य और बताऊंगा, 1-2 नई चीजें भी है इसके अंदर, ईच और एवरी में, वो बात करेंगे, ठीक है ना। कल हमने सम और एनी का प्रयोग कैसे कहाँ करते हैं वो सीखेंगे, सम और एनी का प्रयोग, ठीक है ना। ईच और एवरी के बारे में तो बात करी, इक्की दुक्की चीजें इसमें बची हुई हैं, वो मैं कल आपको बताता हूँ। सम और एनी कल पता करेंगे कि कहाँ सम लगता है, कहाँ एनी का प्रयोग किया जाता है, कहाँ MANY मैनी का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर मच का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम कल पता करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी की बात समझ में आई होगी। जो कमी कोई रही है तो उस पर सुधार लाते हैं और प्रयास करते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी साथियों को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, सीखते रहना है। कम पढ़ लो पर रोज पढ़ लो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। लिख लेना, धन्यवाद।